हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है, मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किन किन बेसिस के ऊपर क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका जो कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया था। आज मैं आपके लिए क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो ये एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, ये किस बेस पे इसको नाम दिया गया है? क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है, सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट होता है जिसको हमने सेपरेट करना होता है, जो सॉलिड है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेशनरी फेज के साथ, उसके बेसिस पे जो ये क्रोमेटोग्राफी है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब जो ये इंट्रैक्शन है, मतलब सैंपल के और दो फेजेस के बीच में जो ये इंट्रैक्शन होती है, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, मतलब एक सैंपल है वो स्टेशनरी फेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है और वो मोबाइल फेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। ये दो टाइप की इंट्रैक्शंस हो सकती हैं। अब इसमें पहला है कि अगर तो सैंपल जो है वो सरफेस के ऊपर ही अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब वो उसके अंदर नहीं जा रहा है और सिर्फ बाहर से ही उसके ऊपर चिपक रहा है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, कि वो जो सैंपल है वो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब विंटर में क्या होता है, जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं ना, जो ग्लास होता है, वो उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, रात को आपने देखा होगा जब आप सोते हैं तो अ, उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उसके ऊपर एक लेयर से बना लेते हैं। वो किस वजह से होता है? जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं उस शीशे के ऊपर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। मतलब वो ग्लास के अंदर नहीं जाते, वो उसके बाहर वाले सरफेस के ऊपर ही वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। अब दूसरे केस में क्या होता है कि अगर सैंपल जो है वो स्टेशनरी फेज के इंटीरियर में डिफ्यूज हो रहा है, मतलब एक हमारे पास एक सरफेस है, उसके अंदर वो डिफ्यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन या फिर पार्टीशन। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि एक कोई क्लॉथ है, ठीक है, उस क्लॉथ को आप वाटर में डिप कर रहे हो, एक साइड से आप उसको पकड़ लेते हो। ठीक है, मतलब उसको पूरा पानी के अंदर नहीं छोड़ना है, इस तरह से ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक साइड से उसको पकड़ना है और एक किनारा उसका पानी में डिप करना है। जो किनारा आप पानी में डिप करोगे, आप देखोगे कि वहाँ से वो वाटर जो है वो उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है और वो कपड़ा वहाँ से गीला हो गया है। ठीक है, तो वो कपड़े के बाहर वाले सरफेस पे नहीं चिपक रहा है, बल्कि उसके अंदर वो डिफ्यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। या फिर इसको आप एक पेपर की हेल्प से भी समझ सकते हो। आप एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसको आप वाटर के अंदर डिप करेंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो उसके अंदर डिफ्यूज हो रहा है, ना कि उसके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर पार्टीशन। तो इस बेस के ऊपर जो है क्रोमेटोग्राफी है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जिसमें जो सैंपल है वो सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और जिसके अंदर जो सैंपल है वो अंदर तक डिफ्यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब जो ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें क्या होता है, जो सेपरेशन होती है कंपोनेंट्स की, वो बेस्ड होती है ऑन द रिलेटिव डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू द स्टेशनरी फेज। मतलब स्टेशनरी फेज के साथ जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से एड्जॉर्ब हो रहे हैं, वो टाइटली एड्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर वो लूजली एड्जॉर्ब हो रहे हैं, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो सेपरेट होते हैं। मतलब वो जो लूजली उसके साथ एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे, और जो उसके साथ क्लोजली बाउंड है उसको एल्यूट होने में टाइम लगेगा, मतलब उसको उससे सेपरेट करने में टाइम लगेगा। इसलिए जो उनके बीच में जो डिफरेंस है एड्जॉर्ब होने का, उसके बेसिस पे जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो सेपरेट होते हैं। अब एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, इस वजह से वो अलग अलग रेट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होती है उनका डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो टाइटली बाउंड होंगे
उनको एल्यूट होने में टाइम लगेगा, और जो लूजली बाउंड होंगे वो फटाफट एल्यूट हो जाएंगे, वो फटाफट वहाँ से निकल जाएंगे मोबाइल फेज के साथ। ठीक है। अब जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें जो वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होती है वो कई टाइप की हो सकती हैं। मतलब जो ये इनका जो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो भी है, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनका स्टेशनरी फेज के साथ या फिर मोबाइल फेज के साथ किस तरह से अट्रैक्शंस हैं, कौन कौन से इंट्रैक्शंस हैं उनके बीच में, वो कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि आयनिक इंट्रैक्शंस और वन डर वाल्स इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या फिर हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। ठीक है। मतलब हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर का स्टेशनरी फेज के साथ किस तरह से इंट्रैक्शन है। मिक्सचर के अंदर क्या है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है, उसके अंदर वो कंपोनेंट्स है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। अब जो वो कंपोनेंट्स है, जब वो उस कॉलम से ट्रैवल करेंगे, मतलब मोबाइल फेज वहाँ से हम पास करवाएंगे, वो मोबाइल फेज अपने साथ उन कंपोनेंट्स को जब ट्रैवल करवाएगी, तो जो वो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, वो अब उनके साथ जो स्टेशनरी फेज जो सरफेस है उसके साथ इंट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है। मतलब अगर तो वो टाइटली उसके साथ चिपके हुए होंगे तो वो मोबाइल फेस उनको इजीली एल्यूट नहीं कर पाएगी, मतलब वो उनको फटाफट वहाँ से सेपरेट नहीं कर पाएगी, जिस वजह से जो टाइटली बाउंड होंगे उनको सेपरेट होने में टाइम लगेगा, और जो लूजली बाउंड होंगे वो स्टेशनरी फेज से जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह से जो मोबाइल फेज है वो उनको फटाफट अपने साथ बहा लेगी, मतलब फटाफट अपने साथ उनको ले जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं, तो वो पोलर कंपाउंड के साथ ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होंगे। मतलब हमारे पास पोलर कंपाउंड है और हमारे पास एक पोलर स्टेशनरी फेज है। ठीक है। जो वो पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो पोलर स्टेशनरी फेज के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड के साथ अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास पोलर कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर, ठीक है, और हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो भी पोलर है, तो वो पोलर पोलर के बीच में अच्छा बॉन्ड फॉर्म होएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेगी। जैसे कि जितना ज़्यादा पोलर कंपाउंड है वो ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होएगा पोलर स्टेशनरी फेज के ऊपर। अब पोलर का मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। पोलर कंपाउंड्स वो होती हैं जिनके ऊपर दो एंड्स होते हैं, जिनके एक पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड। ठीक है। जो पॉजिटिव एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो उन केस में ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर दो एंड होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। ठीक है। अब जितना ज़्यादा पोलर कंपाउंड होएगा उतना स्ट्रांगली वो एब्जॉर्ब होएगा पोलर स्टेशनरी फेज के ऊपर। इसी प्रकार जितना ज़्यादा नॉन पोलर कंपाउंड होएगा उतना स्ट्रांगली वो एब्जॉर्ब होएगा नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के ऊपर। इसलिए जो इनके बीच में जो डिफरेंस है डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन का, इसकी वजह से क्या होता है, जो लूजली बाउंड कंपोनेंट्स होंगे वो पहले एल्यूट हो जाएंगे, मतलब वो पहले वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और जो टाइटली बाउंड होंगे उनको सेपरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो लास्ट में एल्यूट होंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास पोलर स्टेशनरी फेज है। ठीक है। तो पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो लास्ट में एल्यूट होंगे, क्योंकि पोलर पोलर जो होते हैं उनके बीच में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा स्ट्रांगली होती है। ठीक है। इसलिए जो पोलर स्टेशनरी फेज के केस में जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो लास्ट में एल्यूट होंगे, और नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के केस में जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो लास्ट में एल्यूट होंगे। मतलब कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनका पोलर स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है। अब वो उनके साथ ज़्यादा प्यार है तो वो बोलते हैं कि कुछ टाइम हम साथ में बिता लेते हैं, हम अच्छे से बातें कर लेते हैं। अब जो नॉन पोलर होंगे उनका तो कोई लेना देना नहीं होगा पोलर स्टेशनरी फेज से, इसलिए वो बोलते हैं भाई तू बातें कर, तू इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, हम चलते हैं। ठीक है। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो चले जाएंगे अपने रास्ते से, और जो पोलर कंपाउंड्स है वो कुछ टाइम बिताएंगे पोलर स्टेशनरी फेज के साथ और वो बाद में आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के केस में भी होता है। अब जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें दो केस हो सकते हैं। ठीक है। अगर तो सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ लिक्विड मोबाइल फेज है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ गैस मोबाइल फेज है तो उसको हम बोलेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। जो मोबाइल फेज होती है उसको
पहले मेंशन किया जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में लिक्विड मोबाइल फेज है तो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड लिक्विड नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसी प्रकार इसमें जो गैस मोबाइल फेज है उसको पहले मेंशन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। आप जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो हम एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, एड्जॉर्बेंट किसको बोलते हैं, स्टेशनरी फेज को एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, ठीक है। सो जो इसमें हम एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो पोलर के केस में क्या होता है, अगर हम पोलर एड्जॉर्बेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं सिलिका या फिर एल्यूमिना, ठीक है। मतलब एसिडिक नेचर का यूज़ करना चाहेंगे तो हम सिलिका यूज़ करेंगे, अगर हम बेसिक नेचर का यूज़ करना चाहेंगे तो हम एल्यूमिना यूज़ करेंगे। इसी तरह से नॉन पोलर एड्जॉर्बेंट के लिए हम चारकोल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ये पोलर एड्जॉर्बेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो एड्जॉर्प्टिव इफेक्ट होता है इसका वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो पोलर एड्जॉर्बेंट्स होते हैं उनके सरफेस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोलर हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा एक पोलर कंपाउंड आएगा वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मतलब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिस वजह से वो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा और लास्ट में ड्यूच होगा, ठीक है। मतलब जो एड्जॉर्प्टिव इफेक्ट होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब बारी आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आपको समझ आ गया कि जो मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर के जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर चिपक जाते हैं, मतलब उसके सरफेस के ऊपर वो एड्जॉर्ब होते हैं, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मतलब वो जितना स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होंगे उतना वो बाद में एल्यूट होंगे, और जितना लूजली एड्जॉर्ब होंगे उतना वो पहले एल्यूट होंगे, ठीक है। इस बेसिस पे जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अब बारी आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। आप जो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसको दिया था मार्टिन और सिंज ने इन 1944, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को समझाया था, मतलब इसके मेथड को समझाया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो दो फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के वो दो फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो जिनको स्टेशनरी फेज से प्यार होएगा वो स्टेशनरी फेज की तरफ जाएंगे, और जिनको मोबाइल फेज से प्यार होएगा वो मोबाइल फेज की तरफ जाएंगे। इसलिए वो दो फेजेस के बीच में सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट। अब जो ये पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू फेजेस। पार्टीशन कोफिशिएंट को हम KD से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो ये पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन फेज A टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन फेज B। मतलब हमारे पास दो फेजेस हैं, एक फेज A और फेज B। अब फेज A में कितनी कंसंट्रेशन है सॉलिड की उसको डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन फेज B, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये सॉलिड जो है जो ये दो फेजेस के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसमें जो स्टेशनरी फेज के साथ जिनका ज़्यादा लगाव होएगा, ज़्यादा प्यार होएगा वो स्टेशनरी फेज की तरफ जाएगा, और जिनका मोबाइल फेज की तरफ जो है लगाव होएगा वो मोबाइल फेज की तरफ जाएगा। सो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सॉलिड का ये किस वजह से होता है, ये होता है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। मतलब जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो उसको फेवर करेंगे, और जो मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो मोबाइल फेज को फेवर करेंगे, ठीक है। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो मोबाइल फेज लिक्विड या फिर गैस हो सकती है, ठीक है। सो अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो इस केस में क्या हो सकता है कि या तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन से स्पोर्ट मैट्रिक्स के ऊपर चिपकाई गई है, ठीक है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प से वो स्पोर्ट मैट्रिक्स से चिपकाई है। मतलब जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड तो स्टेशनरी फेज नहीं हो सकती, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर उस लिक्विड को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। सो जो ये लिक्विड स्प्रेड किया है इसके ऊपर, ये लिक्विड इस सरफेस के साथ किस तरह से अपनी जगह पे टिका हुआ है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन की वजह से टिका हुआ है
जैसे मैंने आपको समझाया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक शीशे के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं विंटर के सीजन में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। या तो वो उस तरह से उसके ऊपर चिपका हुआ है, या फिर कुछ केमिकल बॉन्ड्स उनके बीच में फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से वो स्पोर्ट मैट्रिक्स के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को समझाने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा एक डायग्राम शो कर रखा है। इसमें क्या होता है, जो आप कोई भी फेस ले लो, ये फेस ए ले लो, ये फेस बी ले लो, ठीक है। जो फेस ए को फेवर करेंगे वो इसकी तरफ को भागेंगे, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट मिक्सचर के इसको फेवर करेंगे वो इसकी तरफ को भागेंगे, और जो इसको फेवर करेंगे वो इसकी तरफ को भागेंगे, ठीक है। इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो फेसेस के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए हम लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें जो स्टेशनरी फेस है वो भी लिक्विड है और जो मोबाइल फेस है वो भी लिक्विड है। अब इस केस में क्या होएगा, जो सब्सटेंस जो है मोबाइल फेस में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, वो ज़्यादा जल्दी एल्यूट होंगे। अब आपको पता है जो मोबाइल फेज है वो मूविंग है, मतलब वो मूव करती रहती है, ठीक है। और जो स्टेशनरी फेज होती है वो स्टेबल होती है, वो एक जगह पे फिक्स होती है। इसलिए जो सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल होंगे मोबाइल फेज में, मतलब जो मोर सॉल्युबल होंगे मोबाइल फेज में, जो मोबाइल फेज को ज़्यादा पसंद करते होंगे वो मोबाइल फेज के साथ ही चले जाएंगे, मतलब वो फटाफट निकल जाएंगे, इसलिए वो पहले एल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो स्टेशनरी फेज को फेवर करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, मतलब जिनका स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा लगाव होएगा वो पीछे रुक जाएंगे। वो बोलेंगे पहले इनको जाने दो, हम बाद में चलते हैं, उतनी देर में हम थोड़ा गपशप मार लेते हैं, ठीक है। मतलब उनका स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्यार प्रेम है, इसलिए वो 2 पल उनके साथ बिताकर फिर वो वहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है रिवर्स्ड फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब जो ये नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो ज़्यादा पोलर होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो लेस पोलर होती है, ठीक है। मतलब स्टेशनरी फेज ज़्यादा पोलर होती है, इसलिए जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो स्टेशनरी फेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और जो मोबाइल फेज है वो लेस पोलर होती है, इसलिए जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो मोबाइल फेज को ज़्यादा फेवर नहीं करते। दूसरा जो टाइप आता है इसमें वो आता है रिवर्स्ड फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मोबाइल फेज होती है वो ज़्यादा पोलर होती है और जो स्टेशनरी फेज होती है वो लेस पोलर होती है। पिछले केस में क्या था, जो मोबाइल फेज थी वो लेस पोलर थी और जो स्टेशनरी फेज थी वो मोर पोलर थी। और इस केस में क्या है, इस केस में जो मोबाइल फेज है वो ज़्यादा पोलर है और जो स्टेशनरी फेज है वो लेस पोलर है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। नाम से आप याद रख सकते हैं, नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मतलब नॉर्मल है वो, इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो ज़्यादा पोलर है, ठीक है। और रिवर्स फेज में क्या है, वो स्टेशनरी फेज जो है वो लेस पोलर है, मतलब रिवर्स है, वो एक दूसरे की उल्टी है, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का, मतलब इसको समझने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, एक टिश्यू पेपर है हमारे पास। हमने क्या किया, उस पेपर का जो एक एंड है उसको डिप कर दिया सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट मिक्सचर क्या है, सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर है एक्वस कंपोनेंट भी है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है। एक्वस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का एक मिक्सचर है जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट मिक्सचर। उस मिक्सचर के अंदर हमने एक पेपर की स्ट्रिप ली और उसको डिप कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो पेपर के अंदर सोक हो रहा है, मतलब पानी जो है वो उसके अंदर जा रहा है कैपिलरी एक्शन से। क्यों, क्योंकि जो पेपर है वो फाइब्रस नेचर का है, मतलब वो फाइबर्स का बना हुआ होता है, इसलिए जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो उसके अंदर सोक हो रहा है, ठीक है। मतलब जो एक्वस कंपोनेंट है इसका वो पेपर के साथ बाइंड हो रहा है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है पेपर का उसके साथ वो जो एक्वस कंपोनेंट है वो बाइंड हो रहा है और इस वजह से वो स्टेशनरी फेज फॉर्म कर रहा है। सिंपली समझाती हूँ आपको, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी को फॉर्म करने के लिए अब हमारे पास अलग अलग तो है नहीं, ना हमारे पास सेपरेट स्टेशनरी फेज है और ना ही
मोबाइल फेज है। हमारे पास सिंपली एक सॉल्वेंट मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर है एक्वस कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे। अब पेपर वो स्टेशनरी फेज नहीं है, उसके ऊपर हमें स्टेशनरी फेज को बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास एक पेपर है, एक स्ट्रिप है पेपर की, उसको हम डिप करेंगे उस मिक्सचर के अंदर। जो हमारे पास एक्वस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मिक्सचर है उसके अंदर हम पेपर को डिप करेंगे, और जो पेपर होगा वो क्या करेगा, वो सोक करेगा उसके अंदर से एक्वस कंपोनेंट को, मतलब वो पानी को अपने अंदर सोक करेगा कैपिलरी एक्शन से। ये कैपिलरी एक्शन से क्यों सोक करेगा, क्योंकि जो पेपर होता है उसका नेचर फाइब्रस होता है, वो फाइबर्स का बना हुआ होता है, इसलिए वो कैपिलरी एक्शन से सॉल्वेंट के अंदर से जो एक्वस रीजन है, उसका जो एक्वस कंपोनेंट है उसको वो सोक करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो एक्वस कंपोनेंट है सॉल्वेंट मिक्सचर का, वो पेपर के सेलुलोज के साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब वो उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस वजह से हमारे पास बन के आ गई स्टेशनरी फेज। मतलब पेपर ने पानी को सोक कर लिया। आप सिंपली समझ लो कि तेल और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। अब तेल और पानी का मिक्सचर है, उसके अंदर हम पेपर डिप करेंगे तो पेपर जो है वो पानी को फटाफट से सोक कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो पानी है वो वहाँ से सोक हो गया, और जो तेल है वो वहीं पे रह गया, ठीक है। और जो तेल है वो हमारे पास क्या है, वो मोबाइल फेज है, ठीक है। और जो पानी जो पेपर में चला गया है उसने फॉर्म कर ली है स्टेशनरी फेज। दूसरा जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट मिक्सचर का, एक्वस कंपोनेंट ने क्या किया, उसने जो पेपर है उसके सेलुलोज के साथ बाइंड होकर स्टेशनरी फेज फॉर्म कर ली। अब हमारे पास रहता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, वो माइग्रेट हो रहा है कंटिन्यू, इसलिए वो फॉर्म कर रहा है मोबाइल फेज। अब हमारे पास दो फेजेस आ गई, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अब इस केस में जो सेपरेशन होगी इन कंपोनेंट्स की, वो किस बेस पे होगी, ऑन द relative solubilities in the polar stationary phase और नॉन पोलर मोबाइल फेज। मतलब उनका जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है पोलर स्टेशनरी फेज के साथ और नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ, उसके बेसिस पे जो हमारे पास कंपोनेंट है वो सेपरेट होंगे, ठीक है। अब पोलर स्टेशनरी फेज है, इसलिए जो वाटर है वो उसके साथ स्टेशनरी फेज फॉर्म कर लिए है, और जो नॉन पोलर है जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज है, ठीक है। अब इस सेपरेशन प्रोसेस में क्या होएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टीशन कॉफिशिएंट, ठीक है। मतलब उनके बीच में पार्टीशन कॉफिशिएंट का क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे वो दो फेजेस में सेपरेट हो जाएंगे। जो मोबाइल फेज को ज़्यादा प्यार करेगा वो मोबाइल फेज की तरफ जाएगा, और जो स्टेशनरी फेज को ज़्यादा प्यार करेगा वो स्टेशनरी फेज की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस केस में क्या होता है, जो मोबाइल फेज है, मैंने आपको पीछे अभी समझाया कि जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर है और जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर है। सो इसमें क्या होएगा, जो नॉन पोलर मोबाइल फेज है, मतलब जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे, ठीक है। वो मोबाइल फेज को प्यार करे तो वो उसके साथ ही जाएंगे, वो फटाफट निकल जाएंगे। और जो पोलर स्टेशनरी फेज को ज़्यादा लगाव कर रखते हैं उसके साथ, ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, वो थोड़ा धीरे जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा बातचीत भी तो करनी है स्टेशनरी फेज से, थोड़ा उसके साथ गपशप भी मारनी है, रुक के थोड़ा चाय पानी पी के तब वो निकलेंगे, ठीक है। इसलिए जो पोलर कंपोनेंट्स है वो थोड़ा टाइम के बाद एल्यूज होते हैं। अब इसका जो माइग्रेशन रेट है, मतलब जो ये लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अब इसमें क्या होता है, जो माइग्रेशन रेट है, मतलब जो सॉलिड कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर वो किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, वो किस तरह से माइग्रेट हो रहे हैं, वो जल्दी जल्दी माइग्रेट हो रहे हैं, वो धीरे माइग्रेट हो रहे हैं, ये किस मतलब इस रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक डायमेंशनलेस टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रंट, ठीक है। मतलब माइग्रेशन रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव फ्रंट, जिसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आर एफ क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू द रेशो of the distance traveled by a substance to the distance traveled by a solvent front। मतलब ये रेशो होती है एक सब्सटेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और
एक सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसके बीच की जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रंट। अब इसको कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर के ऊपर एक डॉट फॉर्म कर लिया है मैंने, एक मतलब कोई भी कलर मिक्सचर इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल ली है। अब इसको मैंने सेपरेट करना है थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब एक कैपिलरी एक्शन से। अब मैंने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर मैंने वाटर फिल कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये पेपर को रख दिया है, ठीक है। अब जो ये पेपर है ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक्वस कंपोनेंट को अपने अंदर सोक करेगा, मतलब जो पानी है वो इसके अंदर सोक हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारे पास जो ये डॉट है इसके अंदर दो कलर का मिक्सचर है, वो कलर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से जो वाटर है वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इस वजह से जो ये दो कलर का मिक्सचर है ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये दो कलर जो है ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो रिलेटिव फ्रंट है, मतलब इसका जो माइग्रेशन रेट है, ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये किस स्पीड से माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रंट। मतलब जो ये हमारे पास एक ओरिजिन था, उस ओरिजिन से जो ये कलर है, दो कलर का जो मिक्सचर था, वो किस तरह से दो कलर सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको नाम दिया गया है रिलेटिव फ्रंट, ठीक है। अब जो रिलेटिव फ्रंट हमने अगर इसका कैलकुलेट करना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा ओरिजिन था, इस ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं P, ठीक है, और जो ये है इसको हम नाम दे देते हैं Q। अब जो ये A कंपोनेंट है, ये इस ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हमने नाम दिया P। और जो हमारे पास कंपोनेंट B है, उसने इस ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हमने नाम दिया Q, ठीक है। और जो ये एक्वस कंपोनेंट है इसका, ये यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम नाम दे रहे हैं R, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे R, और जो कंपोनेंट B का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे Q, और जो कंपोनेंट A का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे P, ठीक है। अब हमने इसका रिलेटिव फ्रंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मतलब जो ये एक्वस कंपोनेंट है इस मिक्सचर का, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब इसने एक लेयर बना ली है पेपर के ऊपर वाले रीजन में, जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब जो ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इसमें हम रिलेटिव फ्रंट को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये इस पेपर को क्रॉस नहीं करता है। अगर इसने मतलब एक्वस कंपोनेंट ने इस पेपर को क्रॉस कर लिया तो उस केस में हम रिलेटिव फ्रंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है एक्वस कंपोनेंट का, ये यहाँ तक है, इसने अभी पेपर को क्रॉस नहीं किया है, तो इसमें हम रिलेटिव फ्रंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमने कंपोनेंट ए का रिलेटिव फ्रंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट ए, ठीक है, इस रीजन से इस रीजन तक जो कंपोनेंट ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लेंगे, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है P, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस से। मतलब टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि जो यहाँ से इस सॉल्वेंट फ्रंट तक का जो डिफरेंस है उसको लेंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिलेटिव फ्रंट आ जाएगा कंपोनेंट ए का। इसी तरह से जो कंपोनेंट बी है, अगर हमने उसका रिलेटिव फ्रंट कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे जो कंपोनेंट बी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो लेंगे, उसको हमने नाम दिया है क्यू, और जो टोटल जो सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने नाम दिया है आर, ठीक है। इसलिए जो कंपोनेंट बी के लिए जो रिलेटिव फ्रंट होगा उसको हम निकालेंगे क्यू डिवाइडेड बाय आर से, ठीक है। अब इस तरह से जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, और इस वजह से हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रंट ऑफ कंपोनेंट बी। तो इस तरह से हम रिलेटिव फ्रंट कैलकुलेट करते हैं। सो ये था एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके आगे फर्दर जो सब टाइप्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।